Good morning, students. This is Rashni Gupta again. Now, let's start with our third poem, When You're Old. It has been composed by W.B. Yeats. His full name was William Butler Yeats. This poem, When You're Old, has been written by him. William was a very famous name in the literature. The poet had madly fallen in love with Montcalm, an Irish revolutionary who never responded to his love. Poet was born in Dublin. He was not really bright at his studies. He, however, shot into flame by his rich poetry at a later stage. In 1923, he won Nobel Prize for his contribution in literature. He loved Montcalm from the depth of his heart, but she never responded to this love. In most of his poems, he gives references to Mont, whose charm and beauty appeal to him. Montcalm was an Irish revolutionary, as I said earlier. In the literary Irish revival, his name will stand as one literary who wrote according to the times and age he lived in. He was one of the founders of Away Theatre. He completed much inspiring books after he got the Nobel Prize. तो जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है When You Are Old. ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है और इसके राइटर जो हैं बहुत ही फेमस राइटर हैं जी. ये पोइम जो लिखी गई है उन्होंने अपनी जो है बिलव्ड, जिससे वो प्यार करते थे, उनकी मेमोरी में लिखी है. अब उनकी हर पोइट्री में अगर हम और पोइम्स ही पढ़ें तो उन्होंने अपनी बिलव्ड का हर जगह जिक्र किया है. अब ये जो पोइम है उन्होंने उनकी याद में लिखी है और टोटली उन्हीं को एड्रेस की हुई है. अब इस पोइम को हम जैसे पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हर ट्रू लव फॉर हर बिलव्ड. When you're old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. The poet tells his beloved that one day she will become old, her hair will turn grey. अब पोइट बता रहा है, अपनी पोइट को कह रहा है अपनी पोइट्री के थ्रू जो उसने अपनी बुक में लिखा है. तो जब वो पोइट्री जो है पोइटिस जो उसकी बिलव्ड है वो पढ़ती है तो उसमें उसने लिखा होता है कि तुम जब बुजुर्ग हो जाओगी या बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हारे जो बाल हैं सफ़ेद हो जाएंगे, तो शी विल फील स्लीपी एंड टायर्ड ऑल द टाइम. और जब तुम्हें हर वक्त थकान महसूस होगी, तुम स्लीपी फील करोगे, क्योंकि जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारे में इतनी एनर्जी नहीं रहती, तो हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो शी विल सिट बाय द फायर एंड नॉट ड्राउसली, कहता है कि तुम अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए जब फायर प्लेस के पास बैठोगी और अपना ड्राउजीनेस में अपना सिर हिलाओगी, तो पोइट से दैट शी शुड देन टेक अप हिज बुक ऑफ पोएम्स. तो जो उसकी पोइम, उसी के द्वारा लिखी पोइम को जब तुम पढ़ोगी और अपने पुराने दिनों को याद करोगी, जब तुम सुंदर थी, सब तुम्हारी प्रेज करते थे, अप्रिशिएट करते थे, तुम्हारे जो सॉफ्ट लुक की तारीफ करते थे, तो तुम उन दिनों को याद करोगी. द पोइट सेज दैट हिज पोएम शैल आल्सो रिमाइंड हर अबाउट द डेज ऑफ हर यूथफुल ब्यूटी. तो कहता मेरी जो पोइट्री है जो उसने अपनी बिलव्ड में फेवर में या उसकी मेमोरी में लिखी है, तो वो तुम्हें सारी अपने यूथ यंग डेज जो है वो याद कराएंगे कि कितने लोग थे जो तुमसे प्यार करते थे. शी विल देन ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक हर आईज हैड वंस, जो उसके सॉफ्ट लुक पे, जो उसकी सुंदरता पे मरते थे. शी विल रिमेंबर हाउ डीप एंड डार्क हर आईज यूज्ड टू बी, कि उसकी आंखें जो थी इतनी सुंदर होती थी कि देखने वाले सब उसे देखते ही रह जाते थे. बट ऑल दैट विल बी ए थिंग ऑफ द पास्ट व्हेन शी ग्रोज ओल्ड. और अब ये जो बातें हैं वो सिर्फ पास्ट की हैं, गुजरे हुए ज़माने की हैं. अब ये सब बातें जो ख़त्म हो गई हैं. तो यानी कि पोइट अपनी जो बिलव्ड है उसको अपनी यूथफुल डेज की याद करवा रहा है, उसे बता रहा है कि वो कितनी सुंदर दिखती थी. अब ये जो पोइट्री लिखी है, ये सारी पोइट्री जो है कह रहा है कि ये तुम तब पढ़ोगी जब मैं मर जाऊँगा.
मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम अभी भी जिंदा रहोगी और तुम मेरी पोइट्री, दिस इज टोटली द इमेजिनेशन ऑफ पोइट। अब ये जो पोइट्री है दिस इज एन इमेजिनेशन, जो एक ख्याल है किसका, पोइट का, अपनी बिलव्ड के बारे में, क्योंकि उसकी जितनी भी पोइट्री है उसने अपने बिलव्ड को याद करते हुए बनाई है। क्योंकि how many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love, false are true. But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. The poet tells his beloved that in her old age she will realize the true quality of her various lovers. अब पोइट कह रहा है, कवि कहता है कि अपनी प्रेमिका को कि जब तुम बुजुर्ग हो जाओगी तो तुम्हें जो अपने जो यूथ टाइम के प्रेमी थे, जो तुमसे बहुत प्यार करते थे, जो सच्चा या झूठा, वो सब तुम्हें पता चले जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एज के साथ तुम्हें रियलाइज होगा कि कितने लवर्स थे जो सच्चे थे और कितने झूठे थे। But one man loved the pilgrim soul in you. She will realize that there had been many who loved her youth and beauty. They loved her moments of glad grace. They loved her physical beauty. Their love for her could be true or false. पोइट, जो पोइट है वो अपनी प्रेमिका को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी लोग थे वो सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी से, तुम्हारी सुंदरता से प्यार करते थे, तुम्हारे यूथनेस से प्यार करते थे। वो जो प्यार था वो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी के लिए था, कोई इंटरनल लव नहीं था। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तुम्हारे सच्चे, हो सकता है सच्चा प्यार भी करते हो, लेकिन उसमें से काफ़ी सारे लोग जो थे वो फॉल्स थे, वो सिर्फ तुम्हारी फिजिकल अपेयरेंस से प्यार करते थे, तुम्हारी इनर सोल से प्यार नहीं करते थे। But there was only one among them who loved the pilgrim soul in her. तो कहता उसमें से सिर्फ एक वही था जो उसकी पिलग्रिम सोल यानी कि उसकी अंतरात्मा से प्यार करता था। अब हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे, इन अदर वर्ड्स, द पोइट लव द ब्यूटी ऑफ her spirit and not of her body. He loved not only the moments of her glad grace but also the sorrows of changing face. तो पोइट के कहने का मतलब है कि वो सिर्फ उसकी फिजिकल ब्यूटी से प्यार नहीं करता था, तो उसके अंदर जो आत्मा थी, उसकी जो स्पिरिट थी, उससे प्यार करता था। इसलिए उसका प्यार अभी तक जिंदा है। जब वो बुजुर्ग हो चुकी है, जब उसके जो फिजिकल अपेयरेंस है बिल्कुल चेंज हो चुकी है, उसका फेस जो है बिल्कुल ढल चुका है, वो बुजुर्ग हो चुकी है। द पोइट मीन्स टू से दैट हिज लव फॉर हर बिलव्ड वाज प्योर एंड कांस्टेंट। ही लव्ड हर सोल इररिस्पेक्टिव ऑफ हर एज एंड लुक्स। यानी कि पोइट के कहने का मतलब है कि उसका अपनी प्रेमिका के लिए प्यार जो है सच्चा और कांस्टेंट है, यानी कि टिका हुआ प्यार है। वो कोई वक्त के साथ चेंज होने वाला प्यार नहीं है। वह उसकी आयु या उसकी एज या सुंदरता से प्यार नहीं करता, उसके अंदर वो उसकी आत्मा से प्यार करता है। His love is purely pure and spiritual. And bending down beside the glowing walls, murmured a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. The poet visualized a time when his beloved will grow old and he will be no more in this world. Then his poems will remind us, his beloved, of his true love. She will sit by the side of the hearth and feel sad for the poet whose love she had not cared for. She will feel sad over the fate of the dead poet. The poet says that his soul will fly high above the mountains and hide itself behind the stars. तो कभी उस टाइम का, मैंने पहले भी कहा कि दिस पोएम इज टोटली इमेजिनेशन। तो पोइट फिर विजुलाइज यानी कि इमेजिन कर रहा है कि जब मैं नहीं रहूँगा, जब मैं मर जाऊँगा, तो जब वो उसकी प्रेमिका है जो इस संसार में अकेली रह जाएगी और उसकी कविताओं को पढ़ते हुए उसके सच्चे प्यार को याद करेगी, तो अपने घर के चूल्हे के पास या यहाँ पे आग है, फायर प्लेस पे आप बैठी होगी और कभी को याद करते हुए, उदास होते हुए याद करेगी कि उस टाइम मैंने यूथ टाइम में जो पोइट है उसके सच्चे प्यार की कदर नहीं की। अब कहता कि उस टाइम मैं तो नहीं होऊंगा, पर वो जो पोइट का प्रेमिका है वो स्टिल
याद करेगी कि मैंने उस टाइम उसके प्यार की कदर नहीं की थी, तो बाकी जो भी सच्चे झूठे लवर्स थे वो ऐसे गायब हुए जैसे मेरी एज गायब होती है। जैसे ही मैं बुजुर्ग हुई तो मेरे से प्यार करने वाले जो उस टाइम मेरे यूथ से, मेरी ब्यूटी से प्यार करते थे, अब वो मेरे पास नहीं है और मैंने पोइट के सच्चे प्यार को नहीं पहचाना। अब जो पोइट है वो तो इस वक्त या इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं स्टार्स में, आसमान में कहीं जाके छुप गया है। अब इस 2 लाइन में अब पोइट ने बेसिकली क्या बताने की, यानी कि प्रेमिकों को अपनी वृद्धावस्था में ये महसूस कराने की कोशिश की है कि लोग जो हैं फिजिकल, उसकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से प्यार करते थे, ना कि उससे सच्चा प्यार करते थे। उसने यही बताने की कोशिश की है कि जो उसका प्यार था, पोइट का प्यार था, वो ही सबसे सच्चा था और सबसे पवित्र था, जो वो पोइट अपनी प्रेमिका से करता था। तो क्योंकि उसका प्यार जो है स्टिल अलाइव है, वो अभी भी उसके मरने के बाद भी कहीं से वो उससे प्यार करता है, और उसने पहले ये सब विजुलाइज किया था। दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ द पोइम। दिस इज ऑल अबाउट द पोइम। नो थैंक यू। इन द लास्ट पैराग्राफ मैं आपको पोइम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हम पोइम पढ़ी, हमने प्रेयर पढ़ी, मिरेकल्स पढ़ी, अब ये व्हेन यू आर ओल्ड है। तो हम जब पोइट्री पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी लिटरेरी टर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे हमने सिमिलीज, मेटाफोर्स यूज़ किए, या फिर हमने राइमिंग स्कीम्स यूज़ की, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे पूछा जाता है विच सिमिलीज या विच मेटाफोर इज यूज्ड इन दिस पोइम्स। अब इस पोइम में हमने काफ़ी सारी फ्रेजेस पढ़ी हैं, जैसे ओल्ड एंड ग्रे है, फुल ऑफ स्लीप है, नॉडिंग फायर है, मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस है, पेलग्रिम सोल है, या बिसाइड द ग्लोमिंग वॉल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी जो पोइम्स हैं उसमें हम कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। जैसे सिमिलीज हैं, हमने पोइट, बेसिकली पोइट यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं कि जो सिमिलीज क्या है, मेटाफोर्स क्या है, या फिर कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है, और भी अदर्स जो मेन 5 जो लिटरेरी टर्म्स हैं हम यूज़ करते हैं पोइम्स में। जैसे अलिट्रेशन है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी हैं जो मैं आपको एक लेक्चर में बता दूंगी। लेकिन आपने जो ये पढ़ना है यहाँ पे, जैसे मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस है, फुल ऑफ स्लीप है, बाय नॉर्डिंग बाय द फायर है, तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस क्या होती हैं, फ्रेजेस हम ग्रामर जब पढ़ते हैं तो बच्चे बहुत कुछ है ऐसा जो हम पढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस है, आपको पता है जो ग्रामर का मतलब क्या है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको अलग लिटरेचर या अलग लेक्चर में बताऊंगी। फिलहाल आपने जितने भी वर्ड्स दिए हैं इनके मीनिंग, इनके सिनोनियम एंटोनियम्स देखने। नोडिंग बाय द फायर है या पिलग्रिम सोल है, तो ये फ्रेज है। फ्रेज जो है, अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो ये फ्रेजेस जो है एक छोटे से वर्ड में पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाती हैं। पर मैं आपको ये अलग लेक्चर में बताऊंगी जब हम ग्रामर पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये टर्म्स देखनी है, इनको समझने की कोशिश करना है। ओके, थैंक यू।